हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट पेपर वन जो कि कक्षा 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम होती है सीटेट पेपर वन का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 22 फरवरी 2015 का यह प्रश्न पूछा गया है आपका सीटेट पेपर वन से हिंद बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह प्रश्न है जो कि वर्ष 2015 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपका यह होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो होती है वह प्रीवियस ईयर प्रश्न से पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो कि 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो वही 30 नंबर आपका जो सीडीपी का प्रश्न है जो कि वर्ष 2015 में पूछा गया है, वह प्रश्न सीडीपी के सही प्रश्न हम आपके सामने लेकर आया हूँ। और निश्चित रूप से यह प्रश्न पढ़ लेने से आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगी। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा भी परीक्षा में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ताकि आने वाले जो भी हम वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सीडीपी का जो प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है, देख सकते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनात्मक विकास के लिए उपयुक्त कौन सा होगा, तो ये कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक रचनात्मक आकलन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है, रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ठीक है, तो यह आपका होगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ये जो है रचनात्मक आकलन कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना जो है यह आपका एक प्रभावशाली अध्यापिका होने का क्या है, यह आपका यह चिन्ह होता है। ठीक है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए आपको क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है चुनना है, तो यह होगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। यह आपका सही नहीं है, बच्चों के अनुसार कार्य करना चाहिए अध्यापकों को। ठीक है, अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को शिक्षा से को सृजन करने के लिए ना अध्यापकों के अनुसार कार्य करना नहीं है, बच्चों के अनुसार कार्य करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। यह कथन सही नहीं है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि लड़कों एवं लड़कियों के विशेष में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही घर की कार्य करें, लड़कों को भी घर की कार्य में सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवि या दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो अधिगम में असक्तता। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो ये अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये आपका शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ठीक है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। इस पर एक अध्यापक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला प्रश्न है
प्रश्न कहता है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता की इसका संयोजन है, ठीक है। तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, यह जो होता है ये आपका अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता का संयोजन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस प्रकार महत्वपूर्ण होती है। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि यह बच्चे के विचार को, ठीक है, ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहुंचाने में क्या करता है, सहायता करती है, ठीक है। तो ये बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा साधनों को पहचानने में क्या करती है, सहायता करती है। कौन? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस प्रकार महत्वपूर्ण है कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है ये आपका अवसारी चिंतन से संबंधित होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, अवसारी चिंतन। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन होगा 3, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, ठीक है। तो नहीं बनाता है कौन? तो यह विषय वस्तु को केवल याद करने के लिए आधार पर पुनरावृत्ति करना, यह आपको बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है तो उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ठीक है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो कि एक समूह में स्वीकार है, ठीक है। तो माता पिता एवं भाई बहन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो यह किसके तरफ प्रतिबिंबित करता है बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 6 साल से 11 साल के जो वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आचार्य और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, ठीक है। तो यह कौन सा विषय है उन दोनों के बीच में? तो उन दोनों के बीच में जो है आपका प्रकृति तथा पालन पोषण पर बात विवाद है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, तो उसको कहते हैं सहारा देना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है अधिगम का
किस प्रकार अवलोकन करना चाहिए और दर्ज करना चाहिए और सुधार किया करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या होता है, संबंधित होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। अब आपका अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 21 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, पढ़िए प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न की लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की उपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ठीक है, कौन सा स्तर होगा, नैतिकता के सिद्धांत को की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है लॉरेंस कोहलवर्ग के कौन सा सिद्धांत। ठीक है, बताएंगे। तो ये होगा आपका स्तर 1। ठीक है, स्तर 1 लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत का नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में ये क्या करता है, सूचित करता है, स्तर 1। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तर 1। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, बताएंगे। सही नहीं है तो ये आपका होगा, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है। तो अधिगम में आकलन जो है यह आपका किसके लिए सहायक होता है, बताएंगे। तो इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन किसके लिए सहायक होता है, आपका प्रेरणा के लिए सहायक होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा के लिए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को हम क्या कहते हैं, आत्मसत्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मसत्करण कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मसत्करण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो यह सिद्धांत जो है आपका किससे संबंधित है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, व्यक्ति की भिन्नता से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, व्यक्ति की भिन्नता। नेक्स्ट प्रश्न कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय समावेशी शिक्षा। ठीक है, सभी के लिए बराबर शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, समावेशी शिक्षा। प्रश्न है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है किससे, तो संवेदनात्मक विकास से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, संवेदनात्मक विकास से। और अगला प्रश्न है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो लिखने की जो है ना, ये जो लिखने की संबंधित समस्या ये आपका है डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है। ठीक है, लिखन संबंधी समस्या जो है ना, बच्चों में जो लिखने संबंधी समस्या है, यह किससे संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है। ठीक है, लेखन संबंधी जो त्रुटि होता है बच्चों में, तो यही संबंधित होता है आपके से डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, डिस्ग्राफिया। पठन संबंधी आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा, और लेखन संबंधी आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा बच्चों में। ठीक है, बच्चों में लेखन संबंधी जो त्रुटि होता है, तो यह किसके कारण होता है, आपका डिस्ग्राफिया। जो बच्चे में जो एक डिस्ग्राफिया जो रोग होता है, इसी वजह से बच्चे जो है ना लिखने संबंधित उसमें क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया। बच्चे जो है ना डिस्ग्राफिया से जो ग्रसित होते हैं, उसमें लिखन संबंधी क्या होता है, त्रुटि होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो यह प्रभावित कौन नहीं करेगा, बताएंगे। किसके अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो ये आपका सामाजिक अनुभव। ठीक है, सामाजिक अनुभव जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका सीडीपी का लास्ट प्रश्न 30वां नंबर है। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ठीक है, तो होगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ये जो है आपका त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार
करना। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो कि आपका वर्ष 2015 में सीडीपी का जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट पेपर 1 में, वो सही प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।